हेलो दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आनंद ले रहे होंगे। माई सेल्फ आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th, उसकी मैथमेटिक्स है और उसकी 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई थी और उसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया था। अब हमें जो इंट्रोडक्शन देखना है वो भी किसका, जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार ऐसे होने वाला है, आज हमें रियल में पता चलने वाला है कि हकीकत में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे कैसे लिखा, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, उसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, उसका पीछे मीनिंग क्या है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये सारी चीज, सह प्रांत क्या होता है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। संबंध में क्या क्या हमारे पास में विशेष तौर से नोट करने वाली बात है वो भी हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहने वाला है, अब आप पहले ये देखिए कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहली बात कौन सी है। सबसे पहली बात हमारी ये होगी कि अगर आप ये वीडियो देखते, नोट्स बनाने के लिए आप एक काम करें, हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है मैथ्स टॉपिक बाय आर बी लेगा और ब्रैकेट में लिखा एनसीईआरटी, इस चैनल को ज्वाइन करें आप। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा, हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसकी आपको पीडीएफ वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। जैसे वीडियो खत्म होता है उसके कुछ ही समय बाद आपको उसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स बनाने में बहुत ही अच्छी मदद होगी। तो चलिए रिलेशन और संबंध के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी उस रिलेशन पर, उस संबंध पर हम बात करेंगे। जो प्रीवियस इंट्रो था यानी 2.1 का जो इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी किसी समुच्चय के किसी दूसरे समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पर हमने बात की थी। उसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और वो बात क्या है देखिए दोस्तों। सबसे पहले संबंध को हम छोटे से उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मेरे पास एक समुच्चय है, समुच्चय ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। ये हमारे पास इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर इतना कुछ लिखा है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ जो संबंध है ये किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए गुणा बी से। और ए गुणा बी कहाँ से आया, इसको हम पीछे के वीडियो में बहुत ही अच्छे के साथ समझ चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो रिलेशन है इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, वो भी मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ क्रमित युग्मों का समुच्चय ही संबंध कहलाता है। क्रमित युग्मों का समुच्चय, इस लाइन का मीनिंग समझते हैं उदाहरणों की सहायता से। उदाहरणों की सहायता से कैसे समझेंगे, मैंने नीचे लिखा है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिलेशन, जिसको मैंने केवल स्मॉल यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। एक रिलेशन आर इस प्रकार से है, रिलेशन किस में, ए से बी में। संबंध किस में है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध इस प्रकार से है कि, अब देखिए, अब हम इसको आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। जब इसको आगे ले जाएंगे, अब मैं बात करता हूं, मेरे सामने कुल मिलाकर 4 संबंध लिखे हुए हैं। कितने संबंध लिखे हुए हैं, 4 संबंध लिखे हुए हैं, R1 R2 R3 और R4। अगर ये हमने अच्छे से समझ लिए तो हमें संबंध के अंदर जो है कभी कोई जो है वो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमारा जो संबंध का फॉर्मेट है वो बहुत ही अच्छे के साथ संपन्न होने वाला है। पहले हम इन चारों चीज़ों को बहुत ही अच्छे के साथ समझते हैं। अच्छे के साथ समझने का मीनिंग क्या है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे पास में जो R1 वाला रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, रिलेशन R1। R1 वाला संबंध क्या कहता है, R1 ये कहता है, एक R1 रिलेशन ऐसा है एक्स वाई इस प्रकार से है कि y इज ग्रेटर देन x। y जो है हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। अब x और y है क्या, वेयर x इज बिलोंग्स टू a एंड y इज बिलोंग्स टू b। यहाँ x जो है वो a से संबंध रखता है और y जो है वो b से संबंध रखता है। मतलब
अब ये y इज ग्रेटर देन ऑफ x का इसका मीनिंग क्या है? यहाँ आप देखिए मेरे पास जितनी भी लाइन लिखी हुई है, मेरे पास में ये वाली जो लाइन जितनी भी लंबी लिखी हुई है, इसमें पहला एलिमेंट जो है वो x यानी a से बिलोंग करता है, और सेकंड वाला यानी 1 2 3 ये सारे a से लिए गए हैं, 4 5 6 ये सारे b से लिए गए हैं। तो मैं हर सिचुएशन में ऐसा कह सकता हूँ कि a से लिया गया एलिमेंट b से लिए गए एलिमेंट से छोटा है, यानी y इज ग्रेटर देन ऑफ x। ओके, मैं दूसरे जो रिलेशन है उससे समझाना कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे के साथ समझ में आने वाले चारों रिलेशन के बाद में। दूसरा रिलेशन a टू b इस प्रकार से है, एक्स वाई जो इस प्रकार से लिया गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। y का जो मान है वो x प्लस 3। यदि x का मान 1 है तो 1 प्लस 3 यानी y का मान 4 होने वाला है। यदि x का मान 2 है, 2 प्लस 3 यानी इसका मान 5 होने वाला है। फिर वही बात है, x जो है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से बिलोंग करता है। ये जो हम चीज़ समझ रहे हैं इसको वेन डायग्राम की सहायता से हम जो है एरो डायग्राम की सहायता से बहुत ही अच्छे समझने वाले हैं। तीसरा रिलेशन है जो y जो है वो x प्लस 4 दिया हुआ है, x प्लस 4। अब देखिए मेरे पास सेकेंड रिलेशन में जब x का मान 1 लिया तो 1 प्लस 3 4 आ गया, 1 4 हो गया। जब 2 लिया x का मान तो हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 3 5 आ गया। ओके, जब 3 लिया तो 3 प्लस 3 6 हो गया, यहाँ तक ठीक है। 4 ले भी नहीं सकते क्योंकि x का मान जो a से लेना, a का मान इतना ही है। अब तीसरे रिलेशन की बात करता हूँ। तीसरा रिलेशन जो मेरे पास में एक्स वाई, x का मान मैं सबसे पहले 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 4 आ जाएगा, y का मान 5 यानी 1 5। यदि मैं x का मान 2 ले लेता हूँ, 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा। ओके, कंप्लीट है। तीसरा मान और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि जब मैं x का मान 3 लेता हूं, जब मैं x का मान 3 ले लेता हूं तो 3 प्लस 4 7 हो जाएंगे, जो b में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए मैंने 3 से 7 को काटा है, लिखा इसलिए था ताकि आपको आराम से समझा सकूं, इसको लिखना नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लिखा ताकि आप इस चीज़ को आराम से समझ सको, आराम से इसको फील कर सको कि ये चीज़ रियल में मैंने क्यों काटी है। ओके, नेक्स्ट, और ऐसा रिलेशन जिससे आपका सारा रिलेशन का जो है फंडा एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला एक्स वाई इस प्रकार से होने चाहिए कि x इज द ग्रेटर देन ऑफ y, यानी x का मान y से बड़ा होना चाहिए। x का मान है क्या क्या, 1 2 3, y का मान 4 5 है, कभी बड़ा है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें रिक्त समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। ओके, अब इन चीज़ों को और ही अच्छे के साथ समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें बताई है आपको। R1 जो है सबसेट है एक रो से B का। R1 में मेरे पास 9 एलिमेंट आए थे। R1 मेरे पास में जो संबंध है उसमें 9 अलग अलग है, जैसे 1 4 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, ये जितने भी 9 के 9 एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में है? एक रो से B में। तो ये बीच में निशान है सबसेट का, सबसेट यानी उप समुच्चय। R1 एक रो से B का उप समुच्चय है। R2 में मेरे पास में क्या लिखा, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लिखे गए हो। अगर R2 में मेरे पास जितने भी 2 3 एलिमेंट है वो सारे के सारे, वो जितने भी है एक रो से B में अगर उपस्थित है तो ये भी इसका उपसेट है, उप समुच्चय है। तीसरा R3 जो है वो भी इसका सबसेट है, और R4 जो कि 5 है, रिक्त समुच्चय यानी 5 जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और इस बात को हम पहले चैप्टर में सेट्स एंड समुच्चय वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझा था हमने इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि संबंध जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से कोई एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोई एक अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध होता है या संबंध का कार्तीय गुणन एक रो से बी का एक उप समुच्चय होता है। वापस देखिए, मैंने बोला किसी अरिक्त समुच्चय ए से कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, अरिक्त समुच्चय बी में संबंध जो है एक सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है वो एक रो से बी का एक उप समुच्चय होता है।
ये उप समुच्चय जो है ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक जो होता है यहाँ पर वो प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। आप चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं चाहे इंग्लिश मीडियम, आपके सामने दोनों की दोनों डेफिनेशन लिखी गई है, आप अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ, हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी द सबसेट इज ड्राइव्ड बाई, आपके पास सीधा सा लिखा है डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज ए क्रॉस बी। यानी बहुत ही अच्छी परिभाषा लिखी हुई है। यानी एक बात समझिएगा, इससे पहले हमारे पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस चलता था, जबकि अभी जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो है एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी के सिलेबस के दौरान एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक एक चीज़ जो है इतनी अच्छे से लिखी गई है, बहुत ही मज़ा आ जाता है चीज़ को पढ़ते ही, हर चीज़ को फील कर सकते हैं। क्या बोला, एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी, इन दोनों का जो आपस में संबंध होगा, इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो इन दोनों का आपस में जो भी संबंध होगा, कोई भी संबंध हो, वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा ही होगा। अब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा तो प्रथम घटक पहले एलिमेंट से और सेकंड घटक दूसरे एलिमेंट से बिलोंग करता है। ये हमने डेफिनेशन के अंदर देखा है। और आगे जाते हैं, अब हम रेंज और डोमेन की बात करते हैं। रेंज और डोमेन क्या होता है, जब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ रिलेशन होता है तो जिस फंक्शन का रिलेशन देख रहे हैं वो तो होता है डोमेन यानी प्रांत, जिस संबंध से होता है वो होता है परिसर रेंज। पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को आर यानी प्रांत, आर का प्रांत कहते हैं। मैंने क्या बोला, ए 1 2 3 उसका संबंध बी 4 5 6 से था, जिस संबंध का रिलेशन देख रहे हैं वो होगा प्रांत। अब परिसर की परिभाषा देख लीजिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के क्रमित युग्मों को मिलाने पर जो सेट तैयार होता है, जो समुच्चय तैयार होता है, वो परिसर कहलाता है। समुच्चय संबंध जो समुच्चय बी है वो आर का सह प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। देखिए एक फंक्शन है, एक रिलेशन है, रिलेशन कौन सा, रिलेशन आर ए टू बी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज समझने वाले यहाँ से। एक रिलेशन ए टू बी इस प्रकार से है कि जो बी होने वाला है वो इसका सह प्रांत होने वाला है। अब सह प्रांत का मीनिंग क्या हुआ, सह प्रांत परिसर के बराबर भी हो सकता है, या जो परिसर है या तो बराबर हो सकता है सह प्रांत के, या फिर परिसर जो है वो सबसेट हो सकता है सह प्रांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जो आपको रिलेशन बताए R1, R2, R3 और R4, आप चाहें तो एक बार इनको वापस देखिए। हमने जो रिलेशन देखे हैं वो कौन कौन से हैं, मैं इन चारों के चारों जो रिलेशन है, इन चारों रिलेशन के आधार पर इनके मैं रेंज और डोमेन आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा मेथड जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। मैं पहले वाले की बात करूं, अगर R1 1 4 1 5 1 6 2 5 2 4 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, तो इसके पहले एलिमेंट में क्या क्या लिखा है, 1 2 3। अगर मैं पहले वाले को चूज करूं, पहले तीनों में 1 लिखा है, बाद बीच में 2 2 लिखा है, बाद में 3 3 लिखा है, तो 1 2 3 इन तीनों को अगर मैं समुच्चय बना दूं तो R1 के लिए प्रांत हो जाएगा। अगर 4 5 6 का मैं अगर समुच्चय बना दूं तो ये इसका परिसर हो जाएगा। तो देखिए इनको आराम से प्रांत और परिसर के आराम से समझते हैं कि हमारा प्रांत कौन सा होगा और परिसर कौन सा होगा। संबंध किसका, R1 का प्रांत या डोमेन जो है 1 2 3 होगा। सेम इसी प्रकार R2 का प्रांत भी 1 2 3 होगा, जबकि R3 जो है रिलेशन उसमें मैंने इतने देखा था 1 5 और 2 6, उसके आगे वाला 3 7 काट दिया था तो केवल 1 और 2। R4 जो इसका डोमेन है वो 5 हो जाएगा। और परिसर क्या होता है, जो रेंज क्या होती है, रेंज यानी परिसर ऑफ R1, R1 का परिसर, परिसर क्या हो जाएगा 4 5 6, इसका भी 4 5 6, इसका 5 और 6 क्योंकि 7 अभी हमने काटा था। और रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू 5, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। यहाँ केवल पूरा खाली ब्लैंक चीज,
और इस पर एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है। छोटी चीज़ का मीनिंग बहुत बड़ा है। 1,4 कोई भी मैंने एक लिखा एलिमेंट, जहाँ 4 है वो एक की छाया, प्रति छाया है, या इसको कह सकते हैं इमेज ऑफ R1, ये इसका प्रतिबिंब है। 4 जो है वो इमेज ऑफ R1 है, जबकि ये एक खुद क्या है, ये प्री इमेज ऑफ 4 है। ये तो इसकी इमेज है और ये इसकी प्री इमेज है। हम जो है इसको आराम से इस बात से समझ सकते हैं। अब देखो, विशेष तौर से अभी हमने जो चीज लिखी उसका रीजन, उसका वास्तव में रिजल्ट क्या निकलने वाला है, उस बात को समझते हैं। संबंध का जो बीज ये हमारे पास निरूपण होता है, इसको 2 फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, रोस्टर रूप या फिर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। या तो रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। जैसे अभी हमने जितने भी सेट लिखे थे उन सेट के अंदर एक तो ये चीज़ लिखी थी एक्स वाई इस प्रकार से, एक्स इज बिलोंग्स टू ये और वाई इज बिलोंग्स टू ये। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा क्या था, 1 2, जैसे 1 4, 1 5, 1 6, ये दोनों ही मतलब पहले एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, अब उसके आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एरो डायग्राम, कौन से डायग्राम, एरो डायग्राम, तीर आरेख क्या होते हैं। मैंने अभी जो आपको 4 रिलेशन बताए, उन्हीं 4 रिलेशन के लिए एरो डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास डायग्राम होने वाला है, चलिए इसको पहले मैं किसी आप कलर को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई कलर है, इसकी बात कर रहा हूँ पहले मैं। रिलेशन जो हमारे पास सेट है उसका सेट बी के साथ को रिलेशन, जैसे एक का रिलेशन जो है मेरे पास 4 5 6, यानी जो आपको पास में रेड कलर से दिखाई दे रहा है, जो इसके लिए आपको कलर ही अलग अलग लेके बताए गए हैं। 2 के लिए आपको जो है आपके पास इस प्रकार से ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। 3 के लिए ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसके साथ रिलेशन बनाते हैं, 1 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 का भी 4 5 6 के साथ, 3 का भी 4 5 6 के साथ। ये तो R1 वाला था। अब R2 क्या है, ये रहा R2। R2 का जो रिलेशन है मैंने पहले ही बता दिया था। R2 में बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। यदि आपके पास x का मान 1 है तो y का मान 1 प्लस 3 यानी 4 होने वाला है। यदि x का मान आपके पास 2 है तो y का मान 4 प्लस 1 5 होने वाला है। तो एक का रिलेशन आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं। एक का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ है। ये रिलेशन था R2। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन R3 की। किसकी बात करते हैं, रिलेशन R3 की। R3 में बोला आपके पास में जो y है वो x प्लस 4 है। यदि x की वैल्यू ओनली 1 है तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 1 का 5 के साथ रिलेशन आपको दिख रहा होगा, 2 का 6 के साथ है और 3 का 7 के साथ होना ही नहीं है क्योंकि 7 यहाँ उपस्थित ही नहीं है। अब बात करते हैं रिलेशन R4 की। रिलेशन संबंध जो है, चौथा संबंध है, उसमें डायरेक्ट 5 आया था क्योंकि x का ऐसा मान जो y से बड़ा 1 2 3 में से 4 5 6 से बड़ा कोई नहीं है। ये हमारा विशेष नोट था। अब यहाँ एक चीज़ को समझते, एक छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण की सहायता से अब तक जो चीज़ समझी सीखी उसका एक बहुत ही अच्छा सा बैकअप लेते हैं। x हमारे पास संबंध क्या है, x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर s। यानी 11th क्लास के जो है स्टूडेंट है उनमें से एक विद्यार्थी है कोई भी जिसका नाम s यानी s से स्टार्ट होता है। ओके, b जो हमारा है सेट, वो क्या लिखा है, y इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। एक सेट तो ऐसा है कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों के रोल नंबर है, पूरी कक्षा के, कोई भी अछूता नहीं है। ए सेट जो है वो कहता है उन विद्यार्थियों का समूह है जिनका नाम एस से प्रारंभ होता है। यानी मैं कह सकता हूं ए में वो सारे अवयव है, मतलब बी में वो सारे अवयव है जो ए में थे, क्योंकि ए बी में तो सारे आ गए, सबके रोल नंबर है, नाम चाहे किसी से भी शुरू हो, यानी ए वाले भी बी में उपस्थित है। तो देखिए इन दोनों का एक संबंध बना लेता हूं। संबंध एक्स वाई इस प्रकार से होगा, वाई इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th whose नेम स्टार्ट विद लेटर एस। या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इस प्रकार से है, वेर एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज बिलोंग्स टू बी। आराम से मैं इसको समझ सकते हैं। अब देखो
कभी कभी पूछा जाता है, एक सेट है जिसमें आपको बोल दिया अवयवों की संख्या इतनी है, दूसरा सेट है जिसमें अवयवों की संख्या इतनी है, तो इसमें टोटल संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है, टोटल रिलेशनों की संख्या कितनी हो सकती है। तब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखें, मैंने लिखा, मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। एक संबंध आर ए से बी में कुछ इस प्रकार से है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी कुल संबंधों की संख्या ए से बी में वो इस प्रकार से होगी 2 की घात पी क्यू। कितनी होगी, 2 की घात पी क्यू। अभी मैंने जो प्रश्न लिखवाया आपको उसमें मैंने बोला था ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो ये 3 इंटू 3, यहाँ देखो टोटल संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 की घात पी गुणा क्यू, 3 गुणा 3 9। अब 2 की घात को 9 को आप गुणा कर लीजिएगा, या फिर मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 2 की घात 3 3 3, इसका मीनिंग 8, इसका भी मीनिंग 8, इसका भी मीनिंग 8। आप चाहे तो 2 को 9 बार गुणा कर सकते हैं, मैंने इसको छोटा सा टुकड़ा कर दिया, 8 गुणा 8 गुणा 8 512 हो जाएगा। इसमें टोटल कुल संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है, 512। किसी दूसरे उदाहरण की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, बालकों और साथियों, अब हम क्या कह सकते हैं, अब तक हमने जो भी चीज़ सीखी उसके आधार पर ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। मैं आर लेगा, मुझे आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार शानदार वीडियो के साथ।